नमस्कार। सिंपली सियासत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। चुनाव तो बिहार में होने वाले हैं विधानसभा के, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति भी अपने हिसाब से एक नए रंग ले रही है और इसमें क्या रंग आया है उस पर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विपक्ष के परशुराम की राजनीति का राम से जवाब देने की तैयारी कर ली है योगी आदित्यनाथ ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और कैसे अपने पिच पे घेर लिया है बीजेपी ने विपक्षी दलों को। और इसीलिए सारे मुद्दे जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे थे वो सब गौण हो जाएंगे, गौण हो गए हैं। उस पर कोई बात नहीं कर रहा, बात कर रहा है राम और परशुराम की। विधानसभा का 3 दिन का सेशन था, संवैधानिक ज़रूरत थी सरकार की। कुछ अध्यादेश जो पारित किए गए थे उस अध्यादेश को नियम के रूप में बदलना था और इसीलिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया। सत्ता पक्ष अपनी बातें सारी करवा गया, विपक्ष की एक नहीं सुनी गई। विपक्ष ने घेरने की कोशिश की कोरोना के सवाल पे, कोरोना का संक्रमण किस तरीके से प्रदेश में फैला, कैसे उसको काबू करने की कोशिश हुई, उसमें कहाँ चूक हुई, कहाँ गलतियां हुई, कहाँ पे कमियां रह गई, इस पर कोई बात नहीं हुई। अधिक विपक्ष हल्ला हंगामा करके उसने अपनी बात को रिकॉर्ड पे आने नहीं दिया। सत्ता पक्ष की कोशिश भी यही थी और विपक्ष को पूरी तरह से एक तरह से फेल और फ्लॉप साबित कर दिया। सत्ता पक्ष की कोशिश थी कि विपक्ष उसकी पीठ पर आके उससे लड़ाई करे और वो उसमें कामयाब दिखाई दे रहा है। सत्ता पक्ष कैसे विपक्ष को अपने पीठ पे ले आया है, यानी अपने कंफर्टेबल जोन में ले आया है जहां उसकी लड़ाई विपक्ष से ज़्यादा मजबूत दिखाई देगी। वो लड़ाई है राम और परशुराम की। राम की राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी कैसे परशुराम की राजनीति का काट ढूंढ लिया है उसने, कैसे उसका विकल्प, उसका एक विरोध ढूंढ लिया है, ये मूल बात है। राजनीति में कैसे विपक्ष को घेर कर अपने मुद्दे पर ले आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने परशुराम की राजनीति को लेकर जो विपक्ष ने आगे बढ़ाने की कोशिश की है, विपक्ष ने जिस तरीके से परशुराम की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि वो प्रदेश में परशुराम की मूर्तियां लगाएंगे, इसको लेकर जो उसको ऐसा लग रहा था विपक्ष को कि उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है धार्मिक आधार पे, जिससे वो सत्ता पक्ष की राजनीति का एक उसने काट तलाश कर लिया है। उसने एक ऐसा विकल्प और एक ऐसा टूल तलाश लिया है जिससे वो सत्ता पक्ष को परास्त कर देगा राजनीति के मैदान में। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीति से कैसे उसको अपने पिच पे ले आकर विपक्ष को धराशायी करने की योजना बना ली है, ये इस पूरे मामले में दिखाई दे रहा है। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कैसे विपक्ष के परशुराम की राजनीति का उपहास किया है, कैसे उसका मजाक बनाया है और कैसे वो अपनी राजनीति को लेकर आगे जाना चाहते हैं। बहुत ही चालाकी से सत्ता पक्ष ने, चूंकि जब सत्ता पक्ष अगली बार चुनाव में जाएगा तो उसके 5 साल के कार्यकाल का एक आकलन किया जाएगा। विपक्ष को चाहिए था कि जो सरकार ने पिछले 5 सालों में जो परफॉर्मेंस किया है उस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करे। विपक्ष ने वो नहीं करके एक नया मुद्दा लेकर आए हैं और शायद उनको लगता है कि उस मुद्दे पर वो सत्ता पक्ष को घेर पाएंगे। तो ये विपक्ष की नाकामी साफ तौर पे, राजनीतिक अदूरदर्शिता दिखाई दे रही है साफ तौर पे। और कैसे सत्ता पक्ष ने विपक्ष को घेरने की एक नई और मजबूत रणनीति बना ली है, क्योंकि विपक्ष ने उन मुद्दों को छोड़ दिया है जो प्रदेश में मूल मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं। क्योंकि सरकार 5 साल के कार्यकाल में सरकार ने जो वादे किए थे, जिस वादे के साथ सरकार सत्ता में आई थी, क्या उन वादों को पूरा किया जा सका? क्या विकास के जो वादे थे वो पूरे हुए? क्या प्रदेश को अपराध मुक्त करने के जो वादे थे भारतीय जनता पार्टी के वो पूरे हुए? तो ये मुद्दे थे जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, बहुत अच्छा नहीं रहा। सामाजिक सौहार्द देखा जाए तो वहाँ भी बहुत सारी कमी रही। लेकिन विपक्ष ने उन मुद्दों को छूने की बजाय ऐसे मुद्दे तलाश लिए और उसको लगा कि धार्मिक मुद्दे पर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो जाता है और वो धार्मिक मुद्दे पर राम के खिलाफ परशुराम को खड़ा करके वो एक नया हिंदुओं का समर्थन हासिल कर लेंगे, या फिर एक उस मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विकल्प बन जाएंगे। तो ये कोशिश जो
विपक्ष की थी वो कोशिश धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है। मुद्दे भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है और विपक्ष उस पर उसका अनुकरण करेगा और आखिरकार यही होगा कि नेतृत्व के सवाल पर, मुद्दे के सवाल पर, विचारों के सवाल पर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया जाएगा। मूल मुद्दे कहीं गायब हो जाएंगे। तो जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे चले गए हैं और इसके लिए विपक्ष का कसूरवार माना जाएगा, क्योंकि जनता के मुद्दे थे कि हमने 5 साल के लिए एक नई सरकार चुनी थी 2017 में और उस सरकार से कुछ अपेक्षाएं थी और वो अपेक्षाएं इसलिए थी क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलेगा। क्या वो पूरा हुआ? क्या योगी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार नहीं हुए? हमने देखा कि किस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन में मंत्री और पीए और उनके साथ मिलकर किस तरीके से घालमेल चल रहा था, वहाँ पे सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। हमने देखा कि लोक भवन में दूसरे प्रदेश के आए हुए व्यापारियों से 1 करोड़ की ठगी हो गई। भ्रष्टाचार का वो बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन विपक्ष ने उस मुद्दे को नहीं छुआ। भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि प्रदेश में सुशासन देंगे, राम राज्य देंगे, विकास करेंगे। क्या उस मोर्चे पर यह सरकार कामयाब रही है? विपक्ष उस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की बजाय विपक्ष जातीय समीकरण में घिर गया है, जातीय समीकरण फिट करने में जुट गया है और उनको लगता है कि वो ब्राह्मणों को खुश करके प्रदेश की राजनीति में उनकी वापसी हो जाएगी। ये विपक्ष की अदूरदर्शिता है कि वो ऐसे सोचते हैं और ऐसे सोच के प्रदेश में सत्ता में वापसी नहीं हो सकती है, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। अगर देखा जाए तो कोरोना काल में जिस तरीके से चीज़ें हैंडल की हैं सरकार ने, क्या वहाँ पे विपक्ष के पास मुद्दे नहीं थे कि वो घेर सकती थी सरकार को? देखा गया कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ें नहीं हो रही थी। मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों को दरकिनार करके और कुछ खास अधिकारियों के साथ मिलकर पूरा प्लान किया और उस तरीके से एग्जीक्यूट किया। ये अच्छी बात रही कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हालात इतने बुरे नहीं हैं। वो योगी सरकार की कामयाबी के तौर पे देखा जाएगा। मैं एक तरफा बातें नहीं करता, मैं इस सरकार की कमी भी बताता हूँ और आपको विपक्ष की कमजोरी भी बताता हूँ। मेरे सामने कोई एजेंडा नहीं है, मैं एजेंडा वाली जर्नलिज्म से अलग रहता हूँ। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको सच और झूठ के बीच में फैसला करने आना चाहिए। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है। जो प्रदेश की जनता की उम्मीद थी इस सरकार से कि अपराध मुक्त हो जाएगा, क्या योगी सरकार ने जो फैसले लिए अपराध मुक्त कराने के लिए, धड़ाधड़ एनकाउंटर्स हुए, क्या उन एनकाउंटर्स से प्रदेश की जनता को अपराध से निजात मिली, अपराधियों से निजात मिली? हमने देखा कि इसी प्रदेश में किस तरीके से विकास दुबे जैसा व्यक्ति सामने आया, व्यक्ति नहीं कहना चाहिए, दरिंदा सामने आया, जिसने पूरे सिस्टम को अपने काबू में कर लिया और आखिरकार एक सरकार, जो चुनी हुई सरकार थी, वो उसके सामने बेबस नजर आई और आखिरकार उसको मार गिराना पड़ा। जो भी मजबूरी थी, अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात में है, उस पर जांच चल रही है। तो ये मुद्दे होने की बजाय प्रदेश के विपक्ष ने क्या मुद्दे चुना है और क्या वो उन मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगी 2024 में, माफ कीजिएगा 2022 में? तो क्या विपक्ष 2022 में उन हथियार के सहारे, परशुराम के सहारे सत्ता पक्ष का सामना कर पाएगी? शायद नहीं कर पाएगी, क्योंकि विपक्ष अपने सही ट्रैक पर नहीं है और शायद राजनीति सही ट्रैक से नहीं चलती है तो वो उसको हाशिए पर कर दिया जाता है। तो एक बार फिर ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम गलतियों के बावजूद, अपनी रणनीति की वजह से प्रदेश में दोबारा सत्ता पे काबिज हो जाए। कोई आश्चर्य नहीं है, ऐसा होता रहा है हिंदुस्तान में। भारतीय राजनीति की यही दिक्कत है कि जो मुद्दे जमीन पे होने चाहिए, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उस पर विपक्ष बात नहीं करता है। मुद्दे कुछ और हो जाते हैं। हमने देखा है कई चुनाव लगातार अब ऐसे हो रहे हैं कि वो मुद्दे, जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर जनता को वोट करके अपनी नई सरकार चुनना चाहिए, वो मुद्दे चुनाव आते आते गायब हो जाते हैं, कुछ और नए मुद्दे आ जाते हैं और उसके आधार पर वोटिंग हो जाती है और ऐसी सरकार सामने आ जाती है जिससे हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। तो क्या ये एक बार फिर होने वाला है?
मैं एक बार अब फिर आपको चाहता हूं कि आप वो वीडियो देखिए जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की उस परशुराम की राजनीति का कैसे उपहास उड़ाया है और कैसे अपनी राम की राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रण दोहराया है। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं, भले ही वह परशुराम के बाने ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है, क्योंकि राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस भी रूप में ले लें, राम के नाम पर ले लें, चाहे परशुराम के नाम पर ले लें और चाहे मरा मरा के नाम पर ले लें, वो तो हर एक का उद्धार कर देता है। लेकिन उन लोगों ने भी ये भाषा बोलनी शुरू कर दी है। हमारे सामने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की कार्रवाई, यह एक अभूतपूर्व घटना है और इस अभूतपूर्व घटना को आने वाले समय के लिए और भी स्मरणीय बनाने के लिए हम सब उस दिशा में एक नए प्रयास के साथ अयोध्यापुरी के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हमें अयोध्या में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जिस कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस कार्य के प्रसाद को देश के अंदर हर प्रदेश तक, हर जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने के अभिनव कार्य को हमें अपने हाथों में लेना है और मुझे लगता है ये प्रसाद देश के अंदर और दुनिया के अंदर पहुंचना ही चाहिए और ये उत्तर प्रदेश में सरकार इस दायित्व को निभाएगी कि प्रसाद सब तक पहुंचेगा। तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने परशुराम की राजनीति का काट तलाश लिया है। उन्होंने राम की राजनीति को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है और इसके लिए वह राम मंदिर का जो मुद्दा है, राम मंदिर निर्माण का जो मुद्दा है, उसके प्रसाद के बहाने उसको जीवित रखेंगे और न केवल राम मंदिर बनाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुआ है और उस कोशिश में कामयाबी मिली है, उसका श्रेय लेने की कोशिश की जाएगी, यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि हमने जो किया था, हमने जो कहा था वो किया है। और ये है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और इस राजनीति के, इस रणनीति के जाल में विपक्ष फिलहाल फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष के पास अपने मुद्दे नहीं हैं, विपक्ष के पास लोगों के मुद्दे नहीं हैं, विपक्ष के पास ज़मीनी मुद्दे नहीं हैं और विपक्ष के पास हवाई बातें हैं और इन्हीं हवाई बातों से विपक्ष अपनी एक बार फिर चुनावों में तौहीन कराएगा और ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति सही ट्रैक पर नहीं चल रही है। मेरा काम है समय समय पर लोगों को सिंपली सियासत के जरिए सच्चाई को सामने लाना, सत्ता पक्ष की कमजोरी के सामने लाना, विपक्ष की नाकामी को सामने लाना। मीडिया का काम है जनता को जगाना। ये आपको सोचना पड़ेगा कि सही कौन है और गलत कौन है। सही और गलत का फैसला करके आपको वोट करना है। चुनाव अभी देर से है, लेकिन आपको सरकार पर नज़र रखनी है कि क्या सरकार सही दिशा में काम कर रही है, क्या विपक्ष के नेता सही दिशा में सोच रहे हैं, क्या उनकी राजनीति सही है। सिंपली सियासत के जरिए हमारी कोशिश यही है और इस कोशिश में मैं पता नहीं कितना कामयाब हूँ, इसको आप बताएंगे और मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक लोगों तक मेरी ये बात पहुँचाएं और अगर आप मेरा ये वीडियो पसंद करते हैं तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये बात लोगों तक पहुँचे, ये सच्चाई लोगों तक पहुँचे और इसको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।